आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कैम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। इसमें सिंपल सा बोला गया है कि आप पहले भी ये चीज़ देख चुके हो कि यूरोप में जो अभी का जो मॉडर्न नेशनलिज्म जो हम देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से लोग बाग अपने जो देश है उसको कितना वैल्यू देते हैं, वो कैसे आया वो आया वहाँ पर नेशन स्टेट्स के बनने से, मींस राष्ट्र राज्यों के बनने से। वहाँ की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि अलग अलग स्टेट्स जुड़ते गए, फिर टूटते गए, एंड देन नए स्टेट्स बनते गए, उनके अपने सिंबल्स बने, एंड उन्होंने अपने कंट्री में डेमोक्रेसी लेकर आए और उसको आगे तक फॉलो किया। इट ऑल्सो मीन्ट ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर एंड वाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस टाइम पर जो लोग थे उन्होंने अपनी समझ बदली, उन्होंने जाना कि वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझी और इस तरीके से उन्होंने अपने देश के प्रति जो फीलिंग थी वो चेंज की। न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज़, फोर्ज्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने कुछ नए चिन्ह, जैसे कि अपने नए झंडे वगैरह, नए प्रतीक लाइक जो उनका सांसद भवन था वो सब कुछ, नए गीत लाइक हमारा जो जनगण मन है वो, कुछ इस तरीके के गीत और कुछ विचारों को, जैसे कि हम अपने विचार मानते हैं सत्यमेव जयते, इस तरीके से एक दूसरे से संपर्क साधा, जो कि उस एक बाउंड्री में फिर बॉर्डर के अंदर रहते थे, एक लैंग्वेज बोलते थे और अपनी समुदाय जो थे एक ही ग्रुप के, एक लैंग्वेज में बोलने वाले या फिर किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ने वाले, उनको अपने हिसाब से उन चीज़ों को डिफ़ाइन करा। किस चीज़ को? सिंबल्स को, आइकन्स को, सॉन्ग्स को एंड आइडियाज़ को। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दीज न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। मीन्स अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी इस चीज़ को लागू करने में। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या हुआ, आइए देखें। मीन्स हाउ डिड दीज कॉन्सेप्ट्स इमर्ज इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरीके से ये जो भावना थी, फीलिंग थी, वो आगे आई। इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कंट्री कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल पीरियड। मीन्स अगर भारत की बात करें या वियतनाम, ये सारा जो भी नेशनल मूवमेंट था वो किससे जुड़ा हुआ था? वो जुड़ा हुआ था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मीन्स वो जो कॉलोनी बनाते थे दूसरे देश लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, वो उस कॉलोनी के विरोध में था। मीन्स एंटी कॉलोनियल, ये जो चीज़ है उसको गलत मानकर उसका विरोध करते थे। और जिन लोगों ने उसका विरोध करा वो अपने आप को एक राज्य या फिर एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को परिभाषित करने लगे। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। तो उन्होंने जो अपनी यूनिटी थी, अपनी एकता थी, जो वो एक दूसरे से जिस तरीके से वो जुड़ते थे, वो किस चीज़ में उन्होंने पहचानी? उन्होंने पहचानी जो स्ट्रगल था जो कि उन्होंने कॉलोनिज्म के विरुद्ध किया था। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, जो उनमें ऑप्रेस्ड मीन्स उनका जो उत्पीड़न हो रहा था, उनके ऊपर जो लोग प्रेशर बना रहे थे, उनका जो शोषण किया जा रहा था, उसके जो फीलिंग थी अंडर कॉलोनिज्म, जो उनको कॉलोनिज्म मीन्स जो ब्रिटेन की कॉलोनी या फ्रांस की कॉलोनी के अंदर रहते हुए महसूस हो रही थी, प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड। इस कारण से, इस शोषण की वजह से जो दुख था एक दूसरे का, उन्होंने एक दूसरे से शेयर किया। प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, जिससे काफ़ी सारे ग्रुप्स एक दूसरे से जुड़ गए। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन जितनी भी क्लासेस थी और ग्रुप थे, उन्होंने इस इफेक्ट को अलग अलग तरीके से फील किया। देयर एक्सपीरियंस वर वेराइड, उनके जो अनुभव थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज these groups together within the movement, but the unity did not emerge without conflict. महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस के ही एक लीडर थे उस समय, तो उनके जो लीडरशिप में उन्होंने इन समूहों को इकट्ठा कर कर एक बड़ा सा आंदोलन बनाने की कोशिश की, परंतु लेकिन जो था वो कुछ अलग ही था। वो क्या था कि
उन्होंने इस कन्फ्लिक्ट को ये नहीं समझा कि यूनिटी किस तरीके से आएगी, उसको बढ़ने दिया और उन्होंने सोचा कि इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें किसी न किसी तरीके से और इन सभी लोगों को एक यूनिटी में लेकर आएँ। पुरानी बुक्स में हम क्या पढ़ चुके हैं? इन द अर्लियर टेक्स्ट बुक्स वी हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। और जो ज़्यादातर हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने 8th क्लास में, उसके बाद 9th क्लास में इतना ज़्यादा नहीं आया, देन सीधा जो डायरेक्टली 10th क्लास में आया है। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s। हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? हम 1920s से पढ़ने वाले हैं एंड उसके बाद हम नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस थी वो राष्ट्रीय आंदोलन विकसित करना चाहती थी, डेवलप करना चाहती थी ताकि हमारे भारत को आज़ाद कर सकें या फिर किसी न किसी तरीके से ज़्यादा ऑथोरिटी, डिसीजन लेने की क्षमता अपने अंदर लेकर आएँ। और उस समय इलेक्शंस तो होने लगे थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की सोची। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। किस तरीके से दूसरे जो सोशल ग्रुप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करने का सोचा। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। और किस तरीके से जो राष्ट्रीयता की भावना है या फिर जो राष्ट्रवाद की जो एक तरह से कल्पना थी, उन्होंने लोगों के इमेजिनेशन को एक नई उड़ान दी। उनके किस तरीके से इमेजिनेशन को उन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया। इस चीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं आगे अगले टॉपिक में, कैसा है क्या है। इसके साथ आप एक फिगर देख सकते हो जो कि फिगर उसी समय का है। मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकम ए कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। कि किस तरीके से बड़ा जो प्रोटेस्ट होता था, लोग इकट्ठे होते थे, आंदोलन करते थे, वो किस तरीके से एक बहुत बड़ी शकल में आ चुका था उस समय। तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक जी